वर्ण कह सकते हैं, वर्ण विचार कह सकते हैं। टोटल वर्ण जो होते हैं संस्कृत में कितने होते हैं बेटा? कितने वर्ण होते हैं? 46। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 46। तो वर्ण की जो मैंने आपको परिभाषा बताई वो क्या बताई थी? क्या बताई थी? भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अर्थात जिसका, दूसरी परिभाषा क्या होगी? अर्थात जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अर्थात जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहा जाता है। यानी उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण कहा जाता है। उसे वर्ण कहा जाता है। तो ई का है गया कि वर्ण की परिभाषा है गई। क्या परिभाषा होगी वर्ण की? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। अर्थात हम जिसका विभाजन नहीं कर सकते, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम बांट नहीं सकते, जाता है उसे वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ तक की परिभाषा मैंने आपको बता दी, समझ में आ गई? वर्ण, अब जो वर्ण है हमारे कितने प्रकार के होते हैं देखो डायग्राम से। यानी कि पहला कौन सा है? अच। अच को क्या कहा जाता है? स्वर। और दूसरा हमारा जो है वो कौन सा है? हल। और हल को क्या कहा जाता है? व्यंजन। तो टोटल वर्ण कितने होते हैं हमारे? 40। और जब इसमें जो अच है, ये अच कितने होंगे बेटा? 13। और हल कितने होंगे? 33। तो 13 और 33 कितने हो गए? कितने हो गए? तो टोटल वर्ण कितने हो गए? 40। फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अब अच का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अच कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? ये कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री और लिरी। आ, ई, उ, री, लिरी। ये कितने हो गए? 5। क्या हो गए? ह्रस्व स्वर। और जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। अब देखो कौन कौन से, पहले मैं बताता हूँ। बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ और बड़ी री और ए और ओ और आई और औ। ये 8 वर्ण क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे बेटा। क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। तीसरा आता है हमारा विलुप्त स्वर। कौन सा स्वर आता है? ये कितने होते हैं? देखो, बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ और बड़ी री और ए और ओ और आई और। अभी तो ये दीर्घ स्वर हैं। अब इसके ऊपर कौन सा चिन्ह लगेगा? ये चिन्ह जब लग जाएगा बेटा तो ये कौन सा स्वर कहलाएगा? और इस चिन्ह का जो नाम है वो कौन सा चिन्ह है? प्राय चिन्ह। इसको क्या कहा जाता है? प्राय चिन्ह। क्या कहा जाता है? तो ये इसकी क्या हो गई? अच का यानी स्वर का क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, लिरी। और दीर्घ स्वर कौन कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, बड़ी री, ए, ओ, आई, औ। आगे बात समझ में? बोलो, आई कि नहीं आई? विलुप्त स्वर कितने होते हैं? 8 या 9। देखो, बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, बड़ी री, ए, ओ, आई, औ। यानी इनके ऊपर ये प्राय चिन्ह लग जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? अभी 8 हैं, मैंने लिखा है 9। तो एक है लिरी,
ये जो लिरी है इसको दीर्घ रूप कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अब जब नहीं मानते हैं तो 8 और मानते हैं तो 9। आगे वहां तक बात समझ में आपकी। तो ये क्या हो गया, अच का वर्गीकरण। देखो अच की परिभाषा देखो, अच की परिभाषा में आपको बताता हूं कि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास या वायु बिना किसी अवरोध के, कल बताया ना, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम अच कहते हैं, यानी स्वर कहते हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ह्रस्व की परिभाषा भी देख लो आप। ह्रस्व की क्या परिभाषा होगी, क्या परिभाषा होगी ह्रस्व की, कि यानी किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय, किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय, किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का, यानी एक मात्रा का समय लगता है, वह क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ, यानी दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 8। परिभाषा क्या होगी कि किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का समय लगता है। कितनी मात्राओं का, 2 मात्राओं का समय लगता है, तो वह क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर, यानी किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है, प्लुप्त स्वर। आगे बात समझ में आता कि, बोलो कोई दिक्कत। तो ये हमारे क्या हो गए भैया, अच का पूरा वर्गीकरण हो गया, ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुप्त हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला आता है आपका व्यंजन यानी हल। ये देखो, तो ये जो हल है व्यंजन, हल का मतलब व्यंजन। तो अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा है, ये कितने होते हैं, 25 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया, का वर्ग। कौन सा वर्ग, का वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा और देखो अणे, ये आपके हलंत हो गए। ये जो पूरी कावारी लाइन है इसको क्या नाम देंगे हम, कवर्ग। यानी पूरी कावारी लाइन को क्या कहा जाता है, और पूरी चावारी लाइन को क्या कहा जाता है, चवर्ग। यानी चा, छा और देखो जा, झा और अणा, ये क्या कहेंगे भैया, इन्हें हम कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। टवर्ग का मतलब टा, ठा, डा, ढा और अणा, ये क्या हो गए, टवर्ग। टवर्ग के बाद में तवर्ग, तावर्ग, ये पूरी तावारी लाइन, ता, था, दा और धा और ना, ये क्या हो गए, टवर्ग। अगला कौन सा आएगा, पवर्ग। पवर्ग में कौन कौन से आएंगे, पा, भा, बा और भा और मा, ये क्या हो गया, पवर्ग। तो ये जो 25 वर्ण है व्यंजन वर्ण कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो पहला तो हो गया आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण, और दूसरा कौन सा होगा, अंतस्थ। कौन सा होगा, अंतस्थ वर्ण। ये कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, या, वा, रा और ला, ये या, वा, रा, ला। और अगला होता है आपका ऊष्म वर्ण। ये कितने होते हैं, 4। सा, सा, सा और अहा। ये आपके 33 व्यंजन हो गए। तो व्यंजन कितने होते हैं टोटल, अच्छा। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी कि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास या वायु अवरोध के साथ, बाधा के साथ, रुकावट के साथ, झंझनाहट के साथ मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। बोलो सीखे ना सीखे।
किसी वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास या वायु अवरोध के साथ, बाधा के साथ, रुकावट के साथ, झंझनाहट के साथ मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। आगे बात समझ में? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। बोलो सीख गए? अंतस्थ व्यंजन आपको याद हो गए, ये 4 हैं, या, वा, रा, ला। या, वा, रा, ला कौन से वर्ण है? बोलो। और ऊष्म वर्ण कौन कौन से? सा, 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 हा। तीनों सा और हा, ये कौन से वर्ण कहे जाएंगे? ऊष्म वर्ण कहे जाएंगे। सीख गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? इनकी परिभाषा बताऊं? स्पर्श की परिभाषा सुनो, या की तो बताए दे परिभाषा। स्पर्श की सुनो कि किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास या वायु, श्वास या वायु यानी मुख के अंदर किसी ना किसी अंग से स्पर्श करके मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन वर्ण। आगे समझ में? दोबारा सुनो, मैं बोल रहा हूं आपको कि यानी किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास या वायु मुख में किसी ना किसी अंग से स्पर्श करके बाहर निकल जाती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे बात समझ में? अगला है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे हम? के क्या कहेंगे? किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हल्का सा, थोड़ा सा कंपन होता है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे समझ में? और अंतस्थ व्यंजन वर्ण है या, वा, रा, ला। अब देखो इन्हें बोल के देखेंगे हम, तो या, बा, रा, ला, तो हल्का सा क्या हो रहा है? कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, थोड़ा सा होता है। अगला ऊष्म व्यंजन वर्ण, ये 4 होते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हल्की सी, थोड़ी सी गर्म हवा निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी थोड़ी सी गर्म हवा निकलेगी, हल्की सी। ऐसे चारों वर्णों को हम बोल के देखेंगे तो ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, सा, 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 हा, तो इनमें हल्की सी, थोड़ी सी, मामूली सी गर्म हवा निकले। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज गर्म हवा निकल रहा है, बस महसूस होगी कि हाँ गर्म निकल रही है, तो इसका नाम ही क्या पड़ गया? ऊष्म व्यंजन। तो इस हिसाब से तीनों को मैंने आपको परिभाषा बता दी। स्पर्श व्यंजन की बता दी, अंतस्थ की बता दी, ऊष्म की बता दी। ये जो 2500 वर्ण में से किसी को भी आप बोल करके देख लो, कहीं ना कहीं स्पर्श करके निकलेगा, है ना। जैसे पा पतंग बोलेंगे हम, पा, पा, तो जैसे हम पा बोल रहे हैं तो हमारे दोनों जो होठ हैं आपस में क्या हो रहे हैं? स्पर्श हो रहे हैं ना। पा यानी पा वर्ण जब निकलेगा जब पहले दोनों होठ हमारे क्या हो जाएंगे? स्पर्श हो जाएंगे। प, फ, बा, तो स्पर्श हो रहे हैं, स्पर्श करके बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए ये वर्ण क्या कहलाएंगे? स्पर्श कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण। जैसे चा वाली लाइनें बोलो, चा, छा, जा, तो जैसे हम चा बोल रहे हैं, छा बोल रहे हैं, तो हमारी जो जीभ है ये तालू में छिम रही है, तो पहले जीभ तालू में छिमेगी, बाद में जब अक्षर बाहर निकलेगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्पर्श व्यंजन, क्योंकि ये वर्ण स्पर्श करके ही मुख से बाहर निकलते हैं। तो ये आपका क्या है? टोटल वर्ण 46 हो गए, पूरे डिवाइड हो गए। यहां तक समझ में आ गया? दोबारा देखो, टोटल वर्ण कितने होते हैं? 46। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, अच को क्या कहा जाता है और हल को क्या कहा जाता है? और अच कितने होते हैं और हल कितने होते हैं? और अच कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। ह्रस्व कितने होते हैं? दीर्घ कितने होते हैं? विलुप्त कितने होते हैं? ह्रस्व कौन कौन से? आ, ई, उ, री, लृ। कौन कौन से?
दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो, बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, बड़ी री, ए ओ आई औ। बोलो कौन कौन से? वेरी गुड। और प्लुप स्वर वही होते हैं, कौन सा चिन्ह लग जाता है? अब आते हैं हमारे हल पे, व्यंजन पे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। स्पर्श कितने होते हैं? अंतस्थ कितने होते हैं? ऊष्म कितने होते हैं? स्पर्श कौन कौन से होते हैं? मैं बोलूं पहले कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब बताइए स्पर्श कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? इन्हें जानते हैं आप? कवर का मतलब पूरी काबारी लाइन, चवर का मतलब पूरी चावारी लाइन। इसी प्रकार से अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? आगे बात समझ में? तो उस व्यंजन कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मिटा दूं। इसके अलावा एक और है, क्या है? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण भी हमारे होते हैं 4। बताया मैंने आपको, छा, त्र, ज्ञा, श्रय। ये जो छा है, ये का कबूतर, का प्लस सा, और इसमें काय की मात्रा लग रही है आ। ये मैंने कोष्ठक बंद कर दिया स्वर इसमें। और त्रे त्रिशूल कायते मिलकर बने ता और रा, काय की मात्रा लग रही है आ। और विज्ञानी काय से मिलकर बने जा और अणा, काय की मात्रा लग रही है आ। और श्रेय किससे मिलकर के बनता है? सा और रा, और काय की मात्रा लग रही है आ। तो यानी ये 4 वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं हमारे। तो संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? छा, त्रे, ज्ञा, श्रेय। ये छा काय से मिलकर बने का और सा, त्रे त्रिशूल काय से बने ता और रा, विज्ञानी किससे बनता है? जा और अणा, और श्रेय किससे बनता है? सा और रा। ये हमारे कौन से अक्षर हो गए भैया? कौन से वर्ण हो गए? संयुक्त वर्ण हो गए। कोई दिक्कत? चलिए और देखिए, अब ये तो हो गई हमारी पूरी वर्ण। संस्कृत में मैंने वर्णमाला आपको करा दी। अब स्पेशल हमारे पाणिनि जी के अनुसार जो वर्ण है, किसके अनुसार? पाणिनि। पाणिनि, पाणिनि के अनुसार वर्ण। किसके अनुसार वर्ण? पाणिनि के अनुसार भी वर्ण होते हैं। वो कितने होते हैं? या तो 63 या 64। अब कौन कैसे कैसे होंगे 63 या 64? देखिए आप, मैं लिख रहा हूं आपको। स्वर कितने होते हैं? 21 या 22। और व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। कितने होते हैं? और अयोग्य वाह वर्ण भी होते हैं। वो कितने होते हैं? 4। अयोग्य वाह वर्ण कितने होते हैं? 4। एक होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। और एक क्या होता है? विसर्ग। एक क्या होता है? एक होता है विसर्ग। और एक होता है जिह्वामूल वर्ण, होता है जिह्वामूल। जिह्वामूल वर्ण कितने होते हैं? 1। और एक वर्ण होता है उपपद्य। पद्य मानिए, उपपद्य मानिए वर्ण कितने होते हैं? 1। और एक वर्ण और होता है द्विस्पष्ट। द्विस्पष्ट, ये कितने वर्ण होते हैं? 1। जोड़ो कितने हो गए? देखते हैं। 1 और 3 4, 4 और 4 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 की 3 को हासिल लग गई 1, 2 और 3 5, और 1 हासिल की 6। 63 वर्ण है कि ना है? और अगर स्वरों को हम 22 मानते हैं तो 64। तो ये हमारे पाणिनि जी के अनुसार वर्ण हो गए। बोलो कोई परेशानी? ये आपका मैंने वर्ण का टॉपिक करा दिया पूरा। ये पाणिनि जी के अनुसार भी वर्ण बता दिए कि अगर स्पेशल कोई आपसे पूछता है कि पाणिनि जी के अनुसार कितने वर्ण होते हैं, तो 63 या 64। अगर पूछे कैसे कैसे 63 64 है, गिन के बताइए कौन कौन से 63 64?
तो बता दो। स्वर 21, व्यंजन 33, 4 अयोगवा, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 1 जिह्वामूल, 1 उपपद्यमानीय, 1 द्विस्पष्ट 63 है। और अगर स्वरों को 22 मानते हैं तो, और स्वर कैसे हुए 21 22 वो मैंने आपको अभी बताया जी। सीखे ना सीखे स्वर 22 कैसे हुए 21 कैसे हुए जाने ना, अभी तो बताया है। तो ये हमारे यहां तक वर्ण का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। कोई दिक्कत? लिखें आते आगे चलो।